हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि सर फिजिक्स। इस चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को जो क्लास 11th और 12th में है उनको फिजिक्स पढ़ाने का काम किया जाता है। मैं हूं रविराज सिंह, सभी बच्चे मुझे रवि सर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को थैंक यू या कॉन्ग्रेचुलेसन्स जो बच्चे प्रमोट होकर के 11th क्लास में आ गए हैं। आज का ये सेशन है या जो वीडियो है वो 11th क्लास के बच्चों के लिए है। और 11th क्लास के बच्चों के लिए कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया गया कि फिजिक्स क्लास 11th में जब हम पहुंचते हैं तो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो जाता है जिसको हमें पढ़ना होता है, और 11th और 12th दोनों को मिला करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स को कैसे पढ़ना होता है, किस तरीके से उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं और फिजिक्स के कंसेप्ट हम कैसे समझ सकते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो या नहीं देखा है तो आप रवि सर फिजिक्स नाम से सर्च करें और वीडियो आ जाएगा। उस वीडियो को पूरा देखें तो आपको पता चल जाएगा कि फिजिक्स को कैसे पढ़ना होता है, किस तरीके से पढ़ते हैं। फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैथ के बिना फिजिक्स को पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग जब 11th क्लास में आते हैं तो थ्योरेटिकल फिजिक्स को ज़्यादा पढ़ते हैं, और थ्योरेटिकल फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथ का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। बहुत सारे फिजिसिस्ट या मैथमेटिक्स ये कहते हैं कि फिजिक्स का फादर अगर है तो मैथमेटिक्स है। तो सभी बच्चों इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैथ के बिना फिजिक्स पढ़ना संभव नहीं है। तो इसलिए आज का वीडियो हम लेकर के आए हैं जो कि मैथ से रिलेटेड है। ऐसा मैथ जिसका फिजिक्स में यूज होता है उसको हम बेसिक मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं या मैथमेटिकल टूल्स भी बोल सकते हैं, जिनका यूज फिजिक्स में किया जाता है। वैसे तो आपने ये सभी का सभी 10th तक पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसा मैथ है जो 11th और 12th में पढ़ते हैं जिसका यूज फिजिक्स में किया जाता है, तो उसको भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। उससे पहले 10th तक जितने भी मैथमेटिक्स में टॉपिक पढ़े हैं जिनका फिजिक्स में यूज है, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिटीज क्या होती हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या है। तो सभी बच्चों ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पहले पढ़ चुके हैं और उनका प्रूफ भी कर चुके होंगे। यहाँ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी हैं जिनका लगातार फिजिक्स में यूज होता है, चाहे वो क्लास 11th हो या क्लास 12th हो। तो उन आइडेंटिटी को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। वैसे तो ये सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं वो इन आइडेंटिटी को लिख लें और लिख करके लर्न करें। एक चीज़ का प्यारे बच्चों सभी बच्चे ध्यान रखें कि आप अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है। नोट्स आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नोट्स जब पढ़ेंगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो पेन, वीडियो देखते समय अपना नोटबुक और पेन अपने पास रखें, चाहे तो वीडियो को देखते हुए लिखें या वीडियो देखने के बाद में अपना दोबारा वीडियो देख करके लिखें। आप ये सभी के सभी स्टार्ट कर दें, इनको लिखना शुरू कर देते हैं। तो आज हम लोग कुछ कॉमन आइडेंटिटी की बात करते हैं। कॉमन आइडेंटिटी में आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है। तो सभी बच्चे जानते होंगे पहले से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। आप सभी जानते होंगे, इसको लर्न करना है। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। आगे हम बढ़ते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाता है, दूसरे ब्रैकेट में जो है वो a माइनस बी हो जाता है। a या b जो है इनकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकते हैं और कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगली आइडेंटिटी जो कि हमारी है a प्लस बी का होल क्यू। a प्लस बी का होल क्यू किसके इक्वल हो जाता है, तो सभी प्यारे बच्चे पहले से भी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो इसको लर्न कर लें। a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में आपका आता है a प्लस बी। बहुत सारी बुकों में इसको ब्रैकेट को ओपन करके लिख दिया जाता है, आप चाहो तो वैसे लर्न रखें या चाहो तो ऐसे लर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और आइडेंटिटी है a माइनस
बी का होल क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b होता है। ये वो कॉमन आइडेंटिटी हैं जिनका लगातार फिजिक्स में यूज होता है। वैसे तो बहुत सारी आइडेंटिटी हैं और मैथ में तुमने सभी को पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पर उसी मैथ की बात करेंगे जिसका यूज फिजिक्स में बहुत ज़्यादा बार हुआ है, लगातार यूज हुआ है। तो ये सभी बच्चे ये कॉमन आइडेंटिटी को नोट कर लें और नोट करने के बाद इनको लर्न कर लें, क्योंकि इनका लगातार फिजिक्स में यूज हुआ है। कॉमन आइडेंटिटी के बाद में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिजिक्स में बहुत यूज हुआ है, सभी बच्चे इसको पहले से पढ़ चुके हैं। ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसमें a b c कांस्टेंट होते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट होते हैं, इनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, x वेरिएबल होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी बच्चे जानते हैं, इसको सॉल्व करना होता है और रूट्स फाइंड किए जाते हैं। रूट्स फाइंड करने का मतलब है x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी होती है। x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, सभी बच्चे पहले से जानते हैं। एक आपका फैक्टर मेथड का यूज किया जाता है, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज किया जाता है। फैक्टर मेथड सभी करना जानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह फैक्टर मेथड यूज नहीं हो पाता है, तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ता है। तो आप चाहो तो हर जगह क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला ही हमें रूट्स देता है, मीन्स x की वैल्यू देता है। तो रूट्स ऑफ x कितने हो जाएंगे, तो रूट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ये रूट्स किसके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या क्या होंगी। तो x की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, और ये x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। a b c की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल जाएंगी, अब वो वैल्यू हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि x की दो वैल्यू मिलती हैं। एक बार पॉजिटिव साइन लेकर के सॉल्व करेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेकर के सॉल्व करेंगे, तो जो x की दो वैल्यू मिलेंगी उन्हीं को हम रूट्स कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हो जाता है, सभी 10th में पढ़ते हैं, और 10th में ये स्टार्टिंग में ही चैप्टर पॉलिनोमियल्स के नाम से है, वहाँ पर पढ़ा जाता है। तो रूट्स का सम कितना होगा, तो जो दो वैल्यू x की हमको मिली हैं उन्हीं को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बोले जाते हैं। और उनका डायरेक्ट सम हम कैसे निकाल सकते हैं, तो सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, माइनस का b अपॉन a। b और a की वैल्यू मैंने आपको बताई है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से रूट्स का प्रोडक्ट अगर करना है तो कैसे करेंगे, तो प्रोडक्ट रूट्स का करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, c अपॉन a। c की वैल्यू और a की वैल्यू यहाँ से मिलेंगी, हम इसमें अप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट हमको प्रोडक्ट रूट का पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट आपका रूट का क्या होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी बच्चे अगर नहीं जानते हैं तो ये फॉर्मूला लर्न कर लें और इनको भी लर्न कर लें। वैसे तो उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे पहले से जानते होंगे, फिर भी नहीं जानते हैं तो आप इसको ज़रूर पढ़ लें। ध्यान रखें, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहो तो अपने रजिस्टर पर लगातार नोट करते रहें, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज हुआ है वो आप लोगों को समझ में आ सके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद अब हम लोग एक बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ेंगे। बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही फिजिक्स में इसका यूज होता है। वैसे भी जितना मैथ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो उसी को पढ़ा जा रहा है जो आपका फिजिक्स में कई एक बार यूज हुआ है। बाइनोमियल थ्योरम का यूज हम किसी एक्सपेंशन करने के लिए करते हैं।
जैसे कि अभी हम लोगों ने लिखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर हम उसी की जगह पर पावर a प्लस बी का होल पावर 50 कर दें तो कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे एक्सपेंशन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम ये है कि अगर इस तरीके का लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स और पावर n की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और x एक वेरिएबल है और 1 आपका कांस्टेंट है, तो 1 प्लस एक्स की होल पावर n अगर लिखा है तो उसकी जगह पर हम एक्सपेंशन क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन, ये फैक्टोरियल बोला जाता है, फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू लिखी होती है उसी तरीके से हम पीछे की ओर बढ़ाते चले जाते हैं और 1 तक पहुंच जाते हैं। 1 के बाद में जितने भी नंबर होते हैं सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। वो फैक्टोरियल का मीन्स होता है। तो जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये टर्म आते हैं, इसी तरीके से आगे भी टर्म होंगे। अगला टर्म जो होगा तो n माइनस 1, एक और ब्रैकेट इसमें आ जाएगा n माइनस 2 और नीचे यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 3 और यहाँ हो जाएगा x क्यूब। तो फैक्टोरियल 3 को अगर हम ओपन करते हैं तो कैसे करेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 4, 5 कुछ भी फैक्टोरियल में हो तो सीधे सीधे इस तरीके से हम लगातार करते करते 1 तक पहुंच जाते हैं, फिर उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वही फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। तो यहाँ एक आपका ब्रैकेट या टर्म ब्रैकेट लगातार बढ़ता चला जाएगा और उसी जितने ब्रैकेट होंगे उतना ही फैक्टोरियल में आता चला जाएगा, उतनी ही पावर आती चली जाएगी और ये एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मैंने माइनस का भी एक्सपेंशन लिखा है। 1 माइनस एक्स का पावर n इक्वल्स टू क्या होता है? तो 1 माइनस का nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ पर भी रहेगा बेटा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस आएगा, अब माइनस आकर के फिर अगला टर्म आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर यहाँ माइनस आएगा, माइनस के बाद में फिर प्लस आएगा और इसी तरीके से अल्टरनेट आपके साइन चलते चले जाएंगे और फैक्टोरियल का मीन्स आपको बता दिया है और ये इस तरीके से एक्सपेंशन होता चला जाएगा। अगर ये कंडीशन है तो इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर सकते हैं कि x इज वेरी लेस देन 1 से इसकी वैल्यू बहुत ही कम है, तो हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टर्म है उनके आगे के जितने भी टर्म होंगे सभी की वैल्यू इतनी कम आती है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको 1 प्लस एक्स की होल पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं और 1 माइनस एक्स की होल पावर n इक्वल्स टू 1 माइनस एन एक्स लिख सकते हैं। 90% इन्हीं का यूज हुआ है फिजिक्स में, फिर भी आप लोग इस पूरे एक्सपेंशन को ध्यान रखेंगे, फैक्टोरियल का सॉल्व करना ध्यान रखेंगे, इस चिन्ह का ध्यान रखेंगे। अब बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली क्या करती है? तो एक्सपेंशन का काम करती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग मैथ का एक नया टॉपिक जिसको लॉग बोलते हैं, लॉगरिथमिक। लॉगरिथम को हम लोगों को पढ़ने वाला है, इसका मतलब एक्सपोनेंट से होता है। एक्सपोनेंट या पावर को जैसे सॉल्व करते हैं तो पावर या एक्सपोनेंट को सॉल्व करने का एक टेक्निक है जिसको हम लॉगरिथमिक कहते हैं। इसकी हेल्प से हम इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हैं और एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, तो ये भी बहुत हमारे काम की चीज़ है। तो फिर देर किस बात की, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लॉग का जो बेस होता है, ये बेस बोला जाता है, बेस 2 टाइप के होते हैं, एक बेस ई बोला जाता है और एक बेस 10 बोला जाता है। ई का मतलब इसकी भी एक वैल्यू फिक्स होती है, 2.718 इसकी वैल्यू होती है, आप चाहो तो याद कर लेना, ध्यान रखना, एक बेस 10 होता है। तो लॉग बेस ई एम एन अगर कहीं इस तरीके से लिखा है तो उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? तो उसकी जगह पर लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, मल्टीप्लाई अगर है तो प्लस हो जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और लॉग एम अपॉन एन की बात करते हैं।
डिवाइड अगर लॉग में हो रहा है तो डिवाइड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लॉग m माइनस का लॉग n। ध्यान रखना है, आपको लर्न करना है। इसी तरीके से log m की पावर n अगर लिखा है तो उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह पर लिख सकते हैं n log m हो जाएगा, पावर जो है वो आगे आ जाती है। इसी तरीके से मैंने अभी कहा कि बेस 2 होते हैं, तो बेस e को बेस 10 में अगर कन्वर्ट करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, log बेस e m इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10 m। इतने का मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाता है तो बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ कॉमन, वैसे तो जिस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग डिग्री की अलग अलग वैल्यू होती है, उसी तरीके से लॉग के केस में भी अलग अलग वैल्यू होती हैं। यहाँ उन वैल्यू को मैंने लिखा है जिनका बहुत ज़्यादा यूज फिजिक्स में हुआ है, ताकि आप यहाँ से लर्न कर सकें। वैसे तो जिस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में साइन या कॉस, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी हर डिग्री की वैल्यू गिवन होती है, उसी तरीके से लॉग के केस में भी एक टेबल फॉर्म होती है और उस टेबल से हम वैल्यू पता कर सकते हैं। फिर भी हमने यहाँ पर 2 वैल्यू को लिखा हुआ, एक log 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 होती है। इसी तरीके से log 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो log 3 की वैल्यू है 0.477 होती है। तो ये log के कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आप लोगों को लर्न करना है, ये वैल्यू लर्न रखनी है। इसका यूज जो है लॉग का, तो हम आपको बता दें कि फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। तो थर्मोडायनामिक्स को हम पढ़ते हैं तो इसका यूज है, उसके साथ साथ इसका केमिस्ट्री में भी बहुत यूज है। तो आपका फिजिक्स के साथ साथ ये केमिस्ट्री में भी बहुत यूजफुल है। तो इसलिए सभी बच्चे इन फॉर्मूलों को लर्न कर लें, किसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी लर्न कर लें। टेबल से भी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया। फिर भी ये 2 कॉमन वैल्यू हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, तो इनको भी लर्न कर लें, ये बात का आप लोग सभी ध्यान रखें। अब हम लोग यहाँ पर कुछ सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको एपी शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है, और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम जीपी बोलते हैं। सभी बच्चों ने एपी और जीपी 10th में पढ़ी है, अभी पढ़ करके आप फ्री हुए हो तो आपको सब बिल्कुल सब सीरीज की जानकारी है। फिर भी मैं यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये फिजिक्स में यूज हुआ है, इसकी वजह से हम यहाँ पर उसको डिस्कस कर रहे हैं। एपी सीरीज किस तरीके से चलती है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d और इसी तरीके से लगातार a प्लस n-1 d चलता चला जाता है, जिसमें d का क्या नाम है, तो d को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसका मतलब कुछ एक फिक्स वैल्यू के टाइम्स में ही इसमें ऐड होती चली जाती है और इसको हम फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, और d को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। n जो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, सभी जानते हैं। अगर एपी सीरीज है तो उसमें हमें n टर्म का सम निकालना है, तो n टर्म के सम को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, n/2 और ब्रैकेट में क्या लिखा होता है, 2a प्लस n-1d। ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। a जो है वो फर्स्ट टर्म होता है और d जो है वो कॉमन डिफरेंस होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अगले स्टेप में से उससे ठीक पीछे वाला स्टेप अगर माइनस कर दिया जाता है तो डिफरेंस d की वैल्यू मुझे पता चल जाती है। आप सभी जानते भी होंगे, जो बच्चे नहीं जानते हैं तो वो सीख भी लें, क्योंकि आगे वाले टर्म में से ठीक पीछे वाला टर्म अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू ही आपकी जो है वो कॉमन डिफरेंस के नाम से जानी जाती है। वैसे तो आपने एपी सीरीज में कई एक फॉर्मूले पढ़े होंगे कि लास्ट टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, nth टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमें उनकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे केवल सीरीज का सम आना चाहिए और सम का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को लर्न होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं और दूसरे सीरीज की बात करते हैं जिसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में जीपी के नाम से जानते हैं। जीपी सीरीज किस तरीके से होती है, तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब
और ARN तक इसी तरीके से आपका चलेगा। कहने का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू का टाइम्स में मल्टीप्लाई होता चला जाता है उसका स्क्वायर होते हुए, और ए जो है वो फर्स्ट टर्म बोला जाता है और आर को हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। इस सीरीज में हम इस तरीके से सम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ सम का फॉर्मूला लिखा है कि अगर n टर्म है तो n टर्म का हम किस तरीके से सम कैलकुलेट करेंगे। तो सम कैलकुलेट करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, Sn इक्वल्स टू a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर है। r जो कि कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में से जस्ट उसके पीछे का लास्ट स्टेप जो होता है अगर उसका हम डिवाइड कर देते हैं, तो जैसे ए आर में अगर हम ए से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू आपकी आर की होती है। तो एन टर्म के केस में आपका ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, और अगर इनफाइनाइट टर्म है तो आपका जीपी के केस में फॉर्मूला जो है ए अपॉन 1 माइनस आर का यूज किया जाता है। ये जो फॉर्मूला है इनफाइनाइट टर्म वाला, ये बहुत ज़्यादा फिजिक्स में यूज हुआ है, तो इसको आप अच्छी तरीके से लर्न रखें। लर्न तो सभी करने हैं लेकिन इसको आप अच्छी तरीके से लर्न रखेंगे। अब हम लोग डिफरेंट शेप के एरिया को डिस्कस करने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स आप लोग जानते हैं कौन कौन सी होती हैं। कुछ कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप्स जिनका बहुत यूज होता है, जैसे कि सर्किल है, ट्रायंगल है, सिलेंडर है, स्फीयर है, कॉन है, क्यूब है, क्यूबॉइड है। इस तरीके की शेप्स के ऑब्जेक्ट हमारे आसपास बहुत सारे दिखाई देते हैं, और उनके बारे में अगर हम कोई जानकारी पता करते हैं तो उसी को फिजिक्स बोला जाता है। इसका मतलब है फिजिक्स में कई तरीके की शेप्स जो कि ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं वो आपके यूज होती हैं। तो जब यूज होती हैं तो उन ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में आप लोगों को पहले से पता है, आप 10th तक लगातार क्लासों में सीखते आते हैं कि ज्योमेट्रिकल शेप्स में कौन कौन सी शेप्स आती हैं। ट्रायंगल क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, सिलेंडर क्या है, कॉन क्या है, ट्रायंगल क्या है, ट्रेपेजियम क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्या है। आप सभी के सभी बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स जानते हैं। यहाँ कुछ कॉमन शेप्स हैं जिनके एरिया को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एरिया अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कौन सा फार्मूला किस शेप के लिए यूज किया जाता है। वैसे तो कई एक ज्योमेट्रिकल शेप हैं और उनके एरिया कैलकुलेट करने के फार्मूले भी बहुत हैं, लेकिन यहाँ हम उन्हीं फार्मूलों को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे फिजिक्स में यूज होते हैं, 11th क्लास की फिजिक्स में यूज होते हैं। देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर की जानकारी सभी को होनी चाहिए। यहाँ हम केवल एरिया की बात करते हैं, तो एरिया स्क्वायर का जो है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, या इसको हम साइड इनटू साइड भी बोल सकते हैं। साइड का स्क्वायर जो है उसी को हम एरिया के इक्वल बोलते हैं। रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल के बारे में आप लोग पता कर लें, पढ़ भी लें। अगर किसी को नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके हमें भेज दें, हम उसको उस शेप के बारे में भी बता देंगे पर्सनली। रेक्टेंगल के लिए जो एरिया निकालते हैं रेक्टेंगल का, वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। इसी तरीके से ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ट्रायंगल के केस में हमारा जो एरिया है ट्रायंगल का एरिया वो बेस इंटू हाइट अपॉन 2 होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सर्किल के एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 22/7 या 3.14। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो साइड में नोट कर लें कि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 होती है या 3.14 होती है। आर जो सिंबल बना है वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर्किल की रेडियस जो है वो कितनी होगी। इसी तरीके से हम बात करते हैं स्फीयर की, तो स्फीयर का एरिया कैसे निकालेंगे, तो स्फीयर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला आपका है 4πr²। यहाँ पर आर जो है वो एक रेडियस है किसकी, स्फीयर की। पाई हर जगह फिक्स होता है, कांस्टेंट है, और उसकी जो वैल्यू है वो हर जगह 22/7 ही होती है, या 22/7 की जगह पर हम 3.14 भी लिख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर का जब एरिया निकालते हैं तो दो तरीके के एरिया हम डिस्कस करते हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। जैसे कि ये सपोज कर लिया सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर का ये जो है पोर्शन है, ये सरफेस, इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। और अगर टॉप और बॉटम को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया बोला जाता है। हमें कर्व्ड सरफेस एरिया की ज़रूरत होती है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने यहाँ लिखा। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो 2πr_L होता है। r जो है वो सिलेंडर की रेडियस है और l जो है वो सिलेंडर की हाइट है। आप चाहो तो इस l की जगह पर हम h भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हाइट ऑफ सिलेंडर या लेंथ ऑफ सिलेंडर को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं, क्यूब की बात करते हैं। क्यूब का एरिया कैसे निकालेंगे? तो क्यूब का एरिया निकालने के लिए 6 मल्टीप्लाइड साइड का स्क्वायर कर दिया जाता है, क्योंकि हम लोग क्यूब के बारे में जानते हैं कि क्यूब में 6 फेस होते हैं और हर फेस जो है वो एक स्क्वायर बनता है। तो अगर उसका एरिया निकालना है तो हर स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट 6 इंटू साइड का स्क्वायर हो गया। ट्रेपेजियम का यूज हुआ है फिजिक्स में, इसलिए स्पेशली मैंने, ये क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल, वैसे ये क्वाड्रिलेटरल ही है, और भी कई एक टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ स्पेशली ट्रेपेजियम की बात की है क्योंकि ट्रेपेजियम का फिजिक्स में यूज हुआ है। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? तो सभी जानते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस जो है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड में 2 कर देते हैं, तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया निकल के आ जाता है। तो कुछ ये कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप हैं जिसके एरिया को हम लोगों ने यहाँ पर निकालना सीखा है। आप लोग इन फॉर्मूलों को लर्न करेंगे। एरिया पढ़ने के बाद अब हम लोग वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं। तो लगातार इस वीडियो में जो भी फिजिक्स में मैथ यूज होगा उसको हम लगातार आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जो भी आप लोगों के यार दोस्त या भाई बहन हैं उसके पास भी वीडियो पहुंच सके। इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखें, ये मेरी एक सभी बच्चों से अपील है। और हम लोग अब वॉल्यूम को देखने वाले हैं। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम का मीन्स क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। यहाँ कुछ शेप्स हैं, उन ज्योमेट्रिकल शेप का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है ये हम आपको बताने वाले हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट कर दिया जाता है, तो जो आंसर आता है वही क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब का वॉल्यूम साइड का होल क्यूब होता है। सभी जानते हैं पहले से, मेरा काम केवल रिमाइंड कराना है, आप लोगों को रिमाइंड करा देते हैं। कुछ आलसी किस्म के बच्चे हैं जो नहीं लिखते हैं या भूल जाते हैं, तो वो भी याद कर लें, क्योंकि 11th क्लास में फिजिक्स को बड़े जुनून से पढ़ना है, तभी आप कंपटीशन को फाइट कर पाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करते हैं। तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है। पाई मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। आर जो है, ये सिंबल जो आर का है वो स्फीयर की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर की बात करते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो πr² होता है। h जो है वो सिलेंडर की हाइट है। अगर हाइट को l कंसीडर किया जाए तो हम यहाँ l भी लिख सकते हैं। तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम है πr²h। आगे बढ़ते हैं और हम कोन के वॉल्यूम की बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना। कोन को मैंने एरिया में डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि एरिया जो है कोन का कहीं भी यूज नहीं हुआ है, बहुत ही कम यूज हुआ है। इसकी वजह से उस फॉर्मूले को मैंने एरिया में डिस्कस नहीं किया। लेकिन आप सभी जानते हैं कोन की शेप कैसी होती है। तो कोन की शेप या कोन का वॉल्यूम यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कोन का वॉल्यूम 1/3 πr² होता है। मीन्स सिलेंडर का 1/3 जो है वो आपका कोन का एरिया होता है। तो इस वीडियो में
हम लोगों ने मैथ के कई एक टॉपिक कवर किए हैं। इस पूरे जितने भी टॉपिक मैथ के हैं जिनका यूज फिजिक्स में हुआ है, सभी के सभी टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। और बाकी के जो टॉपिक बचे हुए हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। आपको इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, जल्दी से ही दूसरा वीडियो जो बेसिक मैथमेटिक्स का होगा उस पर को लेकर के आएंगे। सभी बच्चों का बहुत बहुत